डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल यानी कि रोक का सिद्धांत किसे कहा जाता है? एस्टॉपेल का मतलब होता है रोकना। किसी को किसी बात से आप रोक सकते हो या नहीं रोक सकते। किस बात से रोक सकते हो, किस बात से नहीं रोक सकते, मैं बताती हूँ। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल इज एक्सप्लेन्ड इन द सेक्शन 115 टू 117 इन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की के 1872 की धारा 115 से 117 में रोक का सिद्धांत परिभाषित किया है। रोक का सिद्धांत का मतलब है डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल मीन्स कि इफ यू हैव इंड्यूस्ड पर्सन इंटेंशनली, अगर आपने किसी इंसान को जानबूझ के ये विश्वास दिलाया है कि ये चीज़ मेरी है और आप इस चीज़ को ले लीजिए, और अगर वो पर्सन सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों में आकर आपके बातों के अनुसार वो काम कर देता है। अगर आपने कहा कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और आप इसे खरीद लीजिए और मुझे इसके पैसे दे दीजिए, और वो व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति आपकी बातों पे विश्वास करके ऑन द गुड फेथ ऑफ योर डिक्लेरेशन इफ ही डज द सेम एक्ट, इफ अगर वो ये सेम काम कर लेता है, तो आप उस व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को वो काम करने से नहीं रोक सकते। इसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल, मतलब रोक का सिद्धांत। आप उस व्यक्ति को रोक नहीं सकती। ये कोर्ट के अंदर ये चीजें प्रूव हो चुकी हुई हैं। इसमें केस लॉ भी है, मैं आपको पूरा ठीक से समझाती हूँ व्हाट द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल सेज। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल का मतलब ये होता है, जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, ए इंड्यूसेस बी दैट दिस लैंड बिलोंग्स टू मी। मतलब ए बी को बोलता है कि ये जगह, ये प्रॉपर्टी या ये घर या कुछ भी जो जिसके बारे में वो बोल रहा है, ये मेरा है और अगर आपको ये पसंद है तो आप ले लीजिए। और वो किसी तरह से अपनी बातों से उसको ये विश्वास दिलाता है कि हाँ ये सच में मेरा है, और उसको पसंद करवा देता है, और वो उसकी बातों को सच मान के, गुड फेथ में सच मान के उस चीज को खरीदने के लिए हाँ कर देता है, खरीदने के लिए राजी हो जाता है। ठीक है, तो अगर वो राजी हो जाता है, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी अभी ए की है ही नहीं, वो बी को सिर्फ धोखा देने के लिए या उससे पैसे वसूलने के लिए ऐसा काम करता है, वो प्रॉपर्टी ए की नहीं है, लेकिन बाद में अगर वो प्रॉपर्टी ए की हो जाती है, मान लीजिए कि ए का अपने फैमिली के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है प्रॉपर्टी का, उसे लगता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी और अभी हुई नहीं है, लेकिन उसकी, तो मैं अभी मेरी हुई नहीं है और मैं उसको पहले से ही झूठ बोल के किसी और को बेच दूं, झूठे पेपर्स बनवा के धोखा करने के लिए मैं उसको बेच दूं। लेकिन बाद में अगर वो प्रॉपर्टी उसके नाम हो गई, ए के नाम ही हो गई, मिल गई उसको, उसकी पोजीशन में आ गई, तो वो बाद में उस प्रॉपर्टी को सेल करने से जिस व्यक्ति को उसने प्रॉमिस किया है उसको रोक नहीं सकता, उसको मना नहीं कर सकता कि अब आपको मैं ये प्रॉपर्टी नहीं दे रहा, क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने, सामने वाले व्यक्ति या बी जिसको वो इंड्यूस कर रहा था कि आप मेरी प्रॉपर्टी ले लीजिए, वो व्यक्ति उसके ऊपर विश्वास करके ही वो प्रॉपर्टी ले रहा था। तो अब द ए पर्सन ए कैन नॉट डिनाई ऑन हिज स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन दैट आई कैन नॉट गिव यू दिस प्रॉपर्टी। इसको बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल यानी रोक का सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, प्रिंसिपल क्या है ऑफ एस्टॉपेल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। ये इक्विटी और गुड कंसाइंस के बेसिस पे ही ये प्रिंसिपल बनाया गया था। इसका ऑब्जेक्ट सिर्फ ये है कि जिससे कि इट इज the object of this principle of estoppel is to prevent the fraud and to manifest good faith amongst the parties। मतलब धोखाधड़ी को रोकना और लोगों में आपसी विश्वास को बनाए रखना इसका मेन ऑब्जेक्ट या उद्देश्य है इसका। ठीक है, ये एक आपको इसका एक रेलिवेंट केस बताती हूँ। श्रीमती गीता मिश्रा वर्सेस उत्कल यूनिवर्सिटी, AIR 1971, ओडिशा 276 का केस है ये। आप रेलिवेंट केस लॉ लिख लीजिए, आपको याद हो जाएगा, एग्जाम के पर्पज से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मार्क्स गेनिंग के लिए। इसमें क्या हुआ था, जो ये प्लेंटिफ थी, जो गीता मिश्रा थी, इन्होंने एपिलेंट थी ये, इन्होंने कोर्ट में केस किया था कि मेरी यूनिवर्सिटी ने, उत्कल यूनिवर्सिटी ने मुझे फर्स्ट ईयर में पास होने का डिक्लेरेशन दे दिया कि आप फर्स्ट ईयर में पास हो गई हैं, BSc फर्स्ट ईयर में, और आपको हम सेकेंड ईयर में प्रमोट कर रहे हैं। उनकी मार्कशीट दे दी गई, उनको बोला गया कि हाँ आप पास हो गई हैं और आप सेकेंड ईयर में प्रमोट हो गई। इस बेसिस पे उन्होंने सेकेंड ईयर में अपना एडमिशन करवा लिया, स्टडी स्टार्ट की। बट कुछ समय बाद यूनिवर्सिटी ने बाद में ये बात बोली कि नहीं, बाय मिस्टेक हमने आपको पास कर दिया था और आप सेकेंड ईयर में जाने के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो ये बात पे उन्होंने कोर्ट में केस किया था
उड़ीसा हाई कोर्ट में जिसकी जजमेंट ये आई थी, कोर्ट ने ये बोला था, उड़ीसा हाई कोर्ट ने, कि आप यूनिवर्सिटी जो है अपने डिक्लेरेशन से मुकर नहीं सकते। आपने पहले ये बात उसको बोल के, आपने इंड्यूस करके उनका एडमिशन सेकेंड ईयर में करवा दिया है, तो अब आप उनको इससे सेकेंड ईयर में पढ़ने से रोक नहीं सकते। आपकी ये पब्लिक डिक्लेरेशन थी। तो इस बेसिस पे उनको जीत गई थी गीता मिश्रा इस केस को, और उन्होंने सेकेंड ईयर में एडमिशन भी लिया और उनकी स्टडी भी स्टार्ट हुई। तो उड़ीसा हाई कोर्ट का ये डायरेक्शन था, ठीक है, कि आप अपनी यू कैनॉट, द उड़ीसा हाई कोर्ट हेल्ड दैट द गवर्नमेंट वाज स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग अर्लियर डिक्लेरेशन। मतलब जो गवर्नमेंट की उनकी यूनिवर्सिटी थी वो मना नहीं कर सकती अपनी अर्लियर डिक्लेरेशन से, जो उन्होंने पहले की थी कि आप पास हो गए हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेलिवेंट केस है इसका। तो अब मैं आपको इसकी एसेंशियल एलिमेंट्स बता देती हूँ, कंडीशंस क्या होनी चाहिए एस्टॉपेल के डॉक्ट्रिन को फुलफिल करने के लिए, कि आप कब मानेंगे कि एस्टॉपेल हुआ है। मीन्स कि वहाँ पे सबसे पहले एक तो डिक्लेरेशन होनी चाहिए, कोई एक्ट और ओमिशन, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को कोई बात बोली जानी चाहिए, और उस बात पे इंटेंशनली उसको कॉज किया, इंटेंशनली उस बात को फोर्स किया जाता कि हाँ आप विश्वास कर लीजिए, उसको विश्वास दिलाया जाता है कि ये चीज़ मेरी ही है और मैं सच बोल रहा हूँ। एक पॉइंट ये है। दूसरा है कि दूसरा पर्सन, जो सामने वाला पर्सन है, मस्ट बिलीव दैट द थिंग टू बी ट्रू, कि दूसरा सामने वाला व्यक्ति ये विश्वास करेगा कि ये जो मुझे बोल रहा है वो सच है। ये सेकंड पॉइंट, ठीक है, ये एसेंशियल एलिमेंट्स हैं इसके। और थर्ड है, देयर मस्ट बी सम एक्ट इन परसुएंस ऑफ दैट बिलीफ, और उस विश्वास में या उस गुड फेथ में सामने वाला व्यक्ति ने आपकी कही बातों के अनुसार उस चीज को परचेज कर लिया, ठीक है, या आपकी बातों में आके जो आपने कहा वो उन्होंने कर लिया, आपके बात को सच मान के। तो ये 3 कंडीशंस हैं, ठीक है। और इसके लिए काइंड्स होती हैं एस्टॉपल की, 3 तरह की एस्टॉपल्स होती हैं। एक होता है एस्टॉपल बाय रिकॉर्ड, जिसके के अंदर ये बोला जाता है कि कोई पब्लिक रिकॉर्ड है, जैसे कोई जजमेंट गवर्नमेंट की आई है, तो उसके ऊपर आप विश्वास करके आगे काम कर लेते हैं। कोई भी जजमेंट आई है आप उसको सच ही मानते हैं, गवर्नमेंट की जजमेंट है, ये पब्लिक रिकॉर्ड है, कोई भी उसको आप सच मानते हैं। उनकी द पर्सन हु एक्ट्स इन परसुएंस ऑफ जजमेंट और रिकॉर्ड्स कैन नॉट बी स्टॉप्ड। अगर वो कोई पर्सन उस पर विश्वास करके काम करता है तो आप उसको नहीं रोक सकते। सेकेंड काइंड है एस्टॉपल बाय डीड, जिसके अंदर के कहा जाता है कि आपने किसी पर्सन के साथ कोई एग्रीमेंट किया है या कोई डीड की है, तो उसके अंदर एग्रीमेंट में आपने जो बातें लिखी हैं वो बातें सच हैं, और उन बातों को सच मान के सामने वाला व्यक्ति ने अपना कार्य शुरू कर दिया, उसने आपके ऊपर विश्वास करके उन स्टेटमेंट। तो अब आप अपनी स्टेटमेंट्स को बदल नहीं सकते, आप नहीं कह सकते कि ये ऐसा नहीं है और आप रुक जाइए। अब आप सामने वाले को रोक नहीं सकते, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है एस्टॉपल बाय कंडक्ट। थर्ड टाइप है इसका कंडक्ट, मतलब आपने अपनी बात से, किसी एक्ट से या किसी आपने प्रेजेंटेशन से सामने वाले को इंड्यूस किया, विश्वास दिलाया अपनी बातों से कि हाँ ये चीज सच है और आप ऐसा कर सकते हैं, मैं यहाँ का मालिक हूँ या मैं यहाँ पे ऑफिसर लगा हुआ हूँ, मैं आपका काम करा दूँ, आप जाइए आपका काम हो जाएगा। तो ऐसा, लेकिन वो ऑफिसर था नहीं और उस पर्सन ने आगे जाके वो काम किया लेकिन वो गलत हो गया। तो वो ये 3 तरह के इसके टाइप्स हैं कि आप इसमें फिर सामने वाले पर्सन को रोक नहीं सकते, मना नहीं कर सकते कि ये चीज़ मेरी नहीं है या मैं ऑफिसर नहीं हूँ या ये जो भी उसने बातें बोली हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी एस्टॉपेल का सिद्धांत, जिसको बोला जाता है रोक का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल। ये इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 115 से 117 115 से 117 में डिफाइन किया हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।